हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू ड्रीम IAS। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟੀ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਡੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ 10 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, who was the first law minister of independent India? ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੂ ਇਜ਼ ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਿਕਲਟ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕਵਰ ਦੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਲਸੋ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਵਿਲ ਸੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਰ ਸੀਗੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇੱਕ ਐਜ ਏ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਲੀਡਰ, ठीक है। तो अगर अपन क्वेश्चन आंदा रिगार्डिंग एज द क्वेश्चन इटसेल्फ से, ठीक है, कि इट स्पीक्स अबाउट दैट इंडिपेंडेंट इंडिया लॉ मिनिस्टर, सो वी ऑल नो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अपने आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अंबेडकर जी। ओके, सो द आंसर विल बी C। हाँ जी, चलो कुछ कोर्स स्ट्रक्चर की गल करिए या फिर इस फील्ड ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਐਸਪਾਇਰੈਂਟ ਜੋ ਕਿ UPSC ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਆਫਿਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਲੈਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਡ੍ਰੀਮ IAS ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਮੰਥ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਗੈਟ ਦ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮੰਥਲੀ ਸ਼ੈਡਿਊਲ, ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਿਸ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਬੈਸਟ ਟੂ ਬੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਗਾਰੰਟੀ। ਐਂਡ ਈਵਨ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚਿਸ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ, ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਕਲਾਸਿਸ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਰਿਕॉर्डेड बैचेस, वी कैन से रिकॉर्डेड क्लासेस एज वेल एज, एंड टू फॉर कॉन्टैक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट अस हेयर, ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके बाद इफ़ वी आर कमिंग टू सेकेंड क्वेश्चन, वी विल से अच्छा विच इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया है। एडवोकेट जनरल कौन होएगा? आप बोलोगे मैम लीगल एडवाइज़र इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट। अच्छा, उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मैम ऑब्वियसली गवर्नर करेगा। तो एडवोकेट जनरल के रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हमारे माइंड में आते हैं रिगार्डिंग 165, 177, वेन एवर यू रीड अ क्वेश्चन, फ्लैशबैक में उस पूरी हिस्ट्री, उसका पूरा एक प्रीफेस अपने दिमाग में लेकर आया करो कि ये टॉपिक किसके बारे में है, इसके रिगार्डिंग अंदर क्या क्या था, एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। अभी इन्होंने क्या पूछा है, दैट विच वन इज़ नॉट करेक्ट, क्या हो रहा है, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल। सो दीज आर योर ऑप्शंस। ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव। अभी ऑडियंस की बात करें, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है कि राइट ऑफ ऑडियंस इन एनी कोर्ट, इट्स अ वेरी राइट स्टेटमेंट, ठीक है, वो बैठ सकता है, वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एडवोकेट जनरल इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बिल्कुल हम कहेंगे स्टेट का हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र की हम बात करते हैं, तो दिस स्टेटमेंट विल ऑटोमेटिकली ट्रू कि ये हमारा पहला बिल्कुल सही बात है कि लॉ ऑफिसर है स्टेट का। ही रिसीव्स द पे एज पर फिक्सेशन बाय द गवर्नमेंट। ये वाली स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी कंफ्यूज करेगी कि मैम गवर्नमेंट फिक्स करती है क्या। सो अगर आप एडवोकेट जनरल के बारे में जानते हो, उनके आर्टिकल्स के साथ थोड़ा आप फेमिलियर हो, तो व्हाट यू विल से दैट आर्टिकल 165 जो था, आर्टिकल 165 ने हमें क्या बताया कि जो रिम्यूनरेशन है, जो आप कह सकते हो सैलरी या पर रिम्यूनरेशन कह सकते हो, वो कौन करता है, वो कौन किसके कहने पे होंगी, किसके रिकमेंडेशंस आप कह सकते हो,
वो करेगा हमारा गवर्नर, बट अगेन एज आई सेड कि इट वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज क्लियर। सो 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। और ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप बोलोगे मैम अगर 3 ऑप्शंस मतलब हमारे करेक्ट हैं तो ऑटोमेटिकली इनकरेक्ट डी होएगा, बट यू हैव टू मेक श्योर द रीजन व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, ठीक है। वोटिंग राइट नहीं है, क्या है, ही हैज़ द वोटिंग राइट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 177 हम क्या पढ़ते हैं कि जो हमारा एडवोकेट जनरल है वो बैठ सकता है, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट द एडवोकेट जनरल कैन नेवर वोट, ठीक है, कभी भी वो वोट नहीं कर सकता। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट व्हाट वी विल से ऑप्शन डी करेक्ट। सबको ये आना चाहिए, आंसर इज डी। चलो अभी पार्लियामेंट आ गई। पार्लियामेंट में कौन कौन मेंबर्स होते हैं, मेरे को जल्दी जल्दी मैसेज करो। अब हम पार्लियामेंट संसद के रिगार्डिंग कुछ ऑप्शंस देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम देखेंगे क्या चीज़ सही है, बट यू हैव टू फर्स्टली टेल मी कि पार्लियामेंट में कौन कौन बंदे बैठते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा। The vice president is elected by both the houses of the parliament. Joint session of the parliament headed by the president और joint session of the parliament is called by the Lok Sabha speaker. तो बड़े आप कहोगे मैम ये कैसे ऑप्शंस उल्ट फुल्ट करके आपने ऑप्शंस डाले हुए हैं, करेक्ट। तो पहला ऑप्शन की बात करते हैं। पार्लियामेंट मैंने क्यों पूछा, कंसिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इज इट ट्रू, क्या हमारे संसद में सिर्फ 2 हाउसेज, मतलब हमारे प्रेसिडेंट का क्या कोई रोल नहीं होता, ठीक है। सो ऑब्वियसली वी ऑल नो, हमने ये क्वेश्चन में क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था जिसमें हमने नॉट करेक्ट बताना था, ये क्वेश्चन आपको करेक्ट बताना है। सो वी ऑल नो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। चलो एक बार हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं। कहते हैं जो हमारी जॉइंट मीटिंग होती है, जॉइंट सेशन समझते हो क्या होता है। जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, जहाँ पे इकट्ठे बैठते हैं। वो कहते हैं कौन हेड करता है। अभी इन्होंने हेड की कहा है प्रेसिडेंट को, और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कॉल्ड। दोनों स्टेटमेंट्स है तो सेम, बट इन्होंने ऑपोजिट बताया हुआ है कि हेड करता है हमारा प्रेसिडेंट और बुलाता कौन है, लोकसभा का स्पीकर। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, क्योंकि हेड कौन करेगा, हमारा हेड कौन करेगा, हमारा लोकसभा का स्पीकर, और बुलाएगा कौन, प्रेसिडेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर ऑपोजिट, मतलब इन्होंने एक दूसरे के साथ वो किया हुआ है। तो दिस इज रॉन्ग। एंड विच वन इज करेक्ट, दैट वाइस प्रेसिडेंट। अभी वाइस प्रेसिडेंट पे अगर आ जाए, वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो हमें भी पता है कि इनडायरेक्ट मेथड होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, प्रोपोर्शनल मेथड होता है, ठीक है। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि इसकी जो इलेक्शन होती है उसमें दोनों हाउसेस बैठते हैं। दोनों मतलब कि लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आंसर विल बी बी करेक्ट। तो आंसर इज बी। अच्छा चलो अभी हम बिल्स पे आते हैं। बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट इन द राज्यसभा। तो ये आपके सारे ऑप्शन हैं। कहते कौन सा बिल है जो कि इंट्रोड्यूस्ड सबसे पहले इंट्रोड्यूस राज्यसभा पे नहीं होता। सो एज मैंने आपको बताया कि लास्ट जो हमने डे 1 किया उसमें एक क्वेश्चन था जिसमें मतलब आपने काफ़ी ने मेरे को आंसर्स रिप्लाई भी किए, ठीक है, कि मतलब इस डे में क्वेश्चन ऑफ द डे। सो रोज़ हम एक क्वेश्चन रखेंगे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस, कि राज्यसभा में कौन से बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। दिस इज़ योर ऑप्शन कि बिल ब्रिंगिंग अ स्टेट अंडर द प्रेसिडेंट रूल। ओके, क्या मनी बिल हो सकता है, क्या बिल पर्टेनिंग टू द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बाय इम्पीचमेंट, और हम कह सकते हैं दैट बिल प्रोक्लेमिंग the state of emergency due to war and all that. So answers you have to comment me down कि इसका क्या आंसर है। all right, इसका मैंने आंसर भी नहीं बताया बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। अच्छा अभी एमरजेंसी प्रोविजंस की बात आ गई। एमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो ये वाला हर एक क्वेश्चन का चैप्टर भी याद रखा करो। अच्छा ये उस चैप्टर में से मैम ने क्वेश्चन उठाया, इसके अंडर ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, वो आपको हेल्प करेगा टू रिकॉल एवरीथिंग। अच्छा हम एमरजेंसी प्रोविजंस की बात करते हैं तो हम ये हमारा कौन सा टॉपिक है, हमारे फीचर्स की बात करते हैं। तो एमरजेंसी प्रोविजंस ये कौन सी जगह से हमने लिए। सो द ऑप्शंस इज ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा एंड जर्मनी। We all know
कि जर्मनी से हमने ये प्रोविजंस लिए कि जो हमारे इमरजेंसी के टाइम पे कुछ हमारे जो सस्पेंशन हो जाती है कुछ हमारे राइट्स की, दैट वी ऑल नो, ठीक है। तो वो मतलब प्रोविजंस, वो फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ों की, ये हमने जो की फीचर है ये कहाँ से हमने अडॉप्ट किया, वी अडॉप्टेड फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। और यू हैव टू टेल मी हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, ठीक है, हमने जापान से क्या लिया, हमने कनाडा से क्या लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर। तो आंसर इज डी। तो चलो अगर आगे हम बात करते हैं रिगार्डिंग हु एडमिनिस्ट्रेट ओथ टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्या की बात आ गई, हर एक अथॉरिटी के साथ, हर एक ऑप्शन के साथ ट्राई टू मेमोराइज, आपकी थिंकिंग एनालाइज करो कि इसके रिगार्डिंग कौन सा आर्टिकल था, अच्छा इसके रिगार्डिंग कौन सा केस था। अभी हम कैग पे आ गए, ठीक है, हमको पता है इसकी अपॉइंटमेंट की बात की गई है, तो वेरी इजी क्वेश्चन, वी ऑल नो आंसर विल बी प्रेसिडेंट। वैसे अगर हम कैग की बात करें तो वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पब्लिक फंड्स के लिए, कि मतलब जो हमारी सरकार है वो कैसा खर्चा कर रही है, राइट, ठीक है। अकाउंट मैनेज करने के लिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की हम बात करते हैं तो वो ऑडिटर मतलब कि अकाउंट संभालता किसका, हम यूनियन गवर्नमेंट की बात कर सकते हैं, स्टेट की बात कर सकते हैं, हमारे यूटीज़ की भी बात कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कैग अंडर आर्टिकल 148 में आता है और ये एक सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, एंड ऑल्सो वी विल ऐड सम पॉइंट्स दैट रिस्पॉन्सिबल की पब्लिक फंड्स मैनेज करने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें। सो आंसर वी ऑल नो प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, मतलब ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हुई। जैसे प्रेसिडेंट ने एक बंदे को अपॉइंट किया, दैट इज़ आर कैग। वैसे ही आप याद रखोगे, आपको क्या चीज़ याद रहनी चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर के अंडर प्रेसिडेंट अगर कैग को करता है तो और कौन कौन लोग हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। सो मूविंग फर्दर वी विल से द आंसर विल बी ए। अभी हम आर्टिकल्स पे आ जाते हैं, कौन से आर्टिकल्स रहते हैं इन फोर्स ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 32, 21, आर्टिकल 19, 15। एमरजेंसी का टाइम है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे। अभी फॉर एग्जांपल मतलब वैसे मैं अगर आपसे बात करूं, आर्टिकल हम 19 उठाते हैं, आर्टिकल 19 का क्या सीन है, आर्टिकल 19 का क्या सीन है, मैंने एक चीज़ ट्रिक से याद कराई थी, समर्पित, समर्प या फिर समर्पित से आप याद रख सकते हो कि जिसमें हम स्पीच की बात करते हैं, असेंबल की बात करते हैं, एसोसिएट की बात करते हैं, मूव फ्रीली की बात करते हैं, रिजाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, ये फ्रीडम के अंडर आ गई, ठीक है, ये राइट टू फ्रीडम के अंडर आर्टिकल 19 आ गया। बट उन्होंने बोला कि जब नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा नहीं मतलब फोर्स में रहेगा, कौन सा सस्पेंड नहीं होएगा। तो मैं स्पेसिफिकली अगर आर्टिकल 19 से बात स्टार्ट करना चाहूँ तो मैं क्या कहूँगी कि ये आर्टिकल तो पूरा ही पूरा सस्पेंड क्यों होएगा, क्योंकि किसी अभी इमरजेंसी का टाइम लगा हुआ है और कोई बंदा वो अपना राइट बता रहा है कि मतलब मेरे को तो राइट है टू मूव फ्रीली, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल ना। सो ऑब्वियसली दिस आर्टिकल इज़ वेरी मैंडेटरी कि इसको बर्खास्त किया जाएगा, ठीक है, कि सस्पेंड होएगा। आर्टिकल 15 में हम किस चीज़ की बात करते हैं, मतलब वो सारे आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात करता है कि अगर वायलेशन होती है, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 21 है जो हमेशा फोर्स में रहेगा, क्योंकि वो आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करता है, दैट यू विल टेल मी कि वो हमें भी, चलो मैं बताती हूँ आपको कि लाइफ के रिगार्डिंग बात करता है और कौन सा केस था जिसके अंडर प्राइवेसी ऐड हुआ, दैट यू विल टेल मी। मार्क माई वर्ड्स, हर एक क्वेश्चन, हर एक स्टेटमेंट एक अपने आप में काफ़ी चीज़ें बताती है, ठीक है, काफ़ी आंसर्स आपको इलेबोरेट करती है, जैसे कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलती है कि अगर इसका ये आंसर नहीं है तो इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो आवर आंसर विल बी 21, बिकॉज लाइफ का अगर हम बात करें, एक चीज़ हमेशा कि 20th एंड 21th जो आर्टिकल है वो हमेशा मतलब फोर्स में रहते हैं, कभी भी सस्पेंड नहीं होते, क्योंकि 20th आर्टिकल हमें क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग बताता है कि उनको क्या अधिकार मिले हुए हैं और हमारा पर्सनल लाइफ का, ठीक है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर्टिकल 21 में जो हम डिस्कस करते हैं, 21 हमेशा वो फॉर्म में रहेगा, ठीक है। सो द आंसर विल बी बी, ठीक है, आंसर इज बी।
Who said it's not a change of the name, the planning commission is being abolished because they don't believe in planning? किसने बोला था? चलो ये आगे आपके पास ऑप्शंस हैं, वो आप उससे देखोगे, बट अगर हम प्लानिंग कमीशन के बारे में हम कहने पे आएँ तो मतलब हमें भी पता है कि प्लानिंग कमीशन वो थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपॉइंट की थी ये जो स्पेशल हमारी कमीशन थी। बट ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी थी? आप कहोगे अरे मैम आप कमाल कर रहे हो, हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, मतलब कि हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि डाउन थे। हम कहते हैं कि हमारी पावर्टी है ना, पावर्टी, वी वर फेसिंग पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, और काफ़ी सेक्टर्स में इतनी बुरी तरह की स्टेगनेंट इकोनॉमी हमारी हुई पड़ी थी। सो देयर वाज अ बेसिक नीड, ठीक है, टू अपग्रेड द लेवल ऑफ आवर लिविंग एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी। तो प्लानिंग कमीशन नेहरू जी ने लेकर आए। रीज़न उसके पीछे का अगर बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो आर प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड थे किस चीज़ के साथ? हमारी एक आपने यूएसएसआर का नाम सुना होगा, ठीक है, सोवियत यूनियन जिसको हम कहते थे, ठीक है। तो उनका क्या मेथड था रिगार्डिंग 5 ईयर प्लानिंग, हम सबको पता है। तो वहाँ से वो इंस्पायर्ड होकर ये प्लानिंग कमीशन लेकर आए, ताकि वो क्या चाहते थे कि मतलब प्लानिंग कमीशन के आने की वजह से हमारा जो डेवलपमेंट वाला मोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि वो हुआ भी, बट जितनी हमें एक्सपेक्टेशंस थी उतना कहीं भी वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। एंड क्यों नहीं हो पाया? वी कैन से ब्यूरोक्रेटिक मॉडल की वजह से, ठीक है, काफ़ी और रीजंस रहे इस चीज़ की वजह से। इसलिए हमारी मोदी गवर्नमेंट ने एक नया चेंज किया, उसकी जगह नीति आयोग आया था। सो बैक टू द पॉइंट, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बता रही हूँ कि क्या क्या रीजंस थे, कि क्यों ज़रूरत थी हमारे देश को ये कमीशन की, जो कि हमारे नेहरू जी लेकर आए थे, ठीक है। अभी इन्होंने बोला है कि इट्स नॉट अ चेंज ऑफ नेम, प्लानिंग कमीशन इज़ बीइंग अबॉलिश्ड। किस बंदे ने ये बात बोली कि प्लानिंग कमीशन पता है क्यों खारिज हो रही है, क्यों अबॉलिश हो रही है? क्योंकि देश को ज़रूरत नहीं है किस चीज़ की? देश है ज़रूरत नहीं है कि गवर्नमेंट बिलीव ही नहीं करती प्लानिंग से। सो अभिषेक मनु सिंघवी, सीतारमन येचुरी, एमडी सेलिम एंड गुरुदास दसकू। सो द आंसर इज, हाँ जी, आंसर विल बी गुरुदास दसगु। ये हमारे कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट पार्टी के काफ़ी माने जाने लीडर हैं, जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि प्लानिंग कमीशन इसलिए अबॉलिश हो रही है। ये नहीं है रीज़न कि वो अच्छे से काम नहीं की या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक हम कह सकते हैं उन्होंने नहीं चलाने दिया, कुछ भी ये रीज़न नहीं है। उनका क्या मानना था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हम कह सकते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि इन्होंने इसलिए कहा कि अबॉलिशमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट, उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है, वो बिलीव ही नहीं करती थी प्लानिंग में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट, आंसर इज डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी वॉज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली? अच्छा, KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, GV मावलंकर। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से ना अगर मतलब कई बार आता है तो हमको क्या याद आता है कि मैम एक कैबिनेट मिशन प्लान आया था, ठीक है, जो हमारे क्लेमेंट एटली थे, ठीक है, PM, उन्होंने ये चीज़ 3 बंदे भेजे थे हमारे पास, जिनको हमने पास कर दिया था। हमने पास से याद रखा था ये नाम कि मैम पैथिक लॉरेंस, AV अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, ये बंदे आए थे। इन्होंने आगे जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने में पूरी हेल्प की। अभी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में से तो काफ़ी चीज़ें रादर देन दिस क्वेश्चन हमारे दिमाग में आती है कि मैम पहली मीटिंग हुई है ना 9 दिसंबर को, ये कितने बंदे थे, आगे जाके उनकी जो सीट्स हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। सो वेरी क्रूशियल कमिटीज़ इसके अंडर हमने आई काफ़ी, जैसे हमने ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, स्टीयरिंग कमेटी इंपॉर्टेंट है, यूनियन कमेटी, यूनियन स्टेट कमेटी, ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो अभी पर्सनैलिटीज़ की बात की जा रही है कि कौन सी पर्सनैलिटीज़ नहीं थी, दे आर टॉकिंग अबाउट जो नहीं थी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले KM मुंशी। अच्छा, मैंने कमेटीज़ की क्यों बात की, आपको भी पता है KM मुंशी जी तो थे, वो तो ऑटोमेटिकली हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, सो ये तो आएगा नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमने स्टीयरिंग कमेटी, फ्लैग कमेटी, ये सारी चीज़ों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द हेड। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो हमारे परमानेंट प्रेसिडेंट बने वो कौन थे?
टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए थे। सचिनिंदा, हमने सच से याद किया था, सचिनिंदा सिन्हा थे। बट हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को, वी ऑल रिमेंबर, जो सेकंड हमारी मीटिंग थी 11 दिसंबर को, परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे। उसके बाद हमारे पहले प्रेसिडेंट, सो ये तो आ ही नहीं सकता कि ही इज़ नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जीवी मावलंकर, ये भी हमारे मेंबर थे। जो जीवी मावलंकर क्यों थे, वो क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, ये आप बताएंगे। बट जो नहीं थे, विल बी द महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी नहीं थे। आंसर इज डी। Next we will talk about which of the following right is available to the both foreigners and Indians। तो ऐसा कौन सा राइट है, ठीक है, ऐसा कौन सा राइट है जो कि दोनों को, हमारे फॉरेनर्स और इंडियंस दोनों को मिला हुआ है। जैसे कि कुछ राइट्स हैं कि जैसे आर्टिकल 14 हो गया, ये भी मिला हुआ है। ठीक है, इनमें से हम बताएंगे कि कौन से हैं, कौन से नहीं है, वो मुझे आप बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल। सो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, नहीं जी, ये तो हम आर्टिकल 15 के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दोनों को अवेलेबल तो नहीं है। ठीक है, अवेलेबल दोनों को होना चाहिए। ये 15th आर्टिकल इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अच्छा भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आ गई, लाइफ की बात आ गई, और उसके बाद लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड क्लस्टर की बात आ गई। सो ऐसा कौन सा राइट है, अगर हम इसके पर्सपेक्टिव में बात करें, सो व्हाट वी विल से, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। हमने नेशनल, देखो नेशनल इमरजेंसी वाला जो क्वेश्चन था, उसमें भी हमने देखा कि जो लाइफ वाला पॉइंट है, लाइफ वाला जो राइट है, वो तो हमेशा फोर्स में रहेगा। फंडामेंटल राइट्स में जो 21 आर्टिकल है, वो हमें क्या बताता है रिगार्डिंग आर लाइफ एंड लिबर्टी, कि हमारे पास हमारे जीने के लिए क्या अधिकार हैं। ठीक है, उसके रिगार्डिंग तो वो कभी, तो हम कह सकते हैं वो कभी सस्पेंड नहीं हो सकता। सो नेचुरली इसके पर्सपेक्टिव में भी अगर हम बात करें, तो हम बात करें रिगार्डिंग फॉरेनर्स एंड इंडियंस, राइट। सो आंसर विल बी सी। आंसर कौन है, सी। तो अभी तक हमने इमरजेंसी की बात की, और ये यहाँ तक आज का आपका सेशन था। ठीक है, आई होप कि ये सारे 10 क्वेश्चंस आपको समझ आए हों। और जो हमारा 4th क्वेश्चन है रिगार्डिंग बिल, कि कौन इंट्रोड्यूस करता है, मतलब कौन सा बिल है पहली बार जो राज्यसभा में होएगा, दैट यू हैव टू टेल मी। एंड फॉर मोर वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।